हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टडी करेंगे ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यानी आज के लेक्चर में हम अपना जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज का लेक्चर है हमारे पास हमारा पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या स्टडी करा था। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो थोड़ा मेटेलिक बिहेवियर शो करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका थोड़ा सा मेटेलिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन मेटल की प्रॉपर्टीज को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस साथ में हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन करा था। फिर हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन करा था और इसके अंदर फर्दर हमने एटॉमिक साइज और आयनिक साइज के बारे में डिस्कस करा था इन पार्ट 1 ऑफ द प्रॉपर्टीज। पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस करा था। सेकेंड पार्ट में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करा था कि हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 क्या होगी, 2 क्या होगी, 3 क्या होगी। और उसके बाद फिर फर्दर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ मूव करते हुए आए थे और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड को समझा था। अब आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हमने स्टडी करी थी इन आवर प्रीवियस लेक्चर, उसकी ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे। जिसका क्या मतलब है कि जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो जब किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, उस टाइम पर हमारे पास वो जो एलिमेंट है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके साथ वो कॉम्बिनेशन शो करता है। क्या जो हमें ऑब्जर्व हो रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ही कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं हमारे पास, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर कंपाउंड्स भी ऑब्जर्व होते हैं क्या। जिसके अंदर वेरिएबल है उसमें ज़्यादा कंपाउंड्स, जिसमें कम है ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसमें कम कंपाउंड्स, या फिर कुछ और ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, वो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी को डिस्कस करने से पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सोचोगे, आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और उस टेबल में आपको 3D सीरीज की डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन है। और उस टेबल को ऑब्जर्व करके आप ये बता पा रहे हो कि जब हम दो एक्सट्रीम एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे स्कैंडियम और जिंक की अगर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमें एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व होती है। लेकिन अगर हम वहीं एलिमेंट्स में थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करते जाएं तो हमारे पास जो वेरिएबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज करने लग जाती है। और जैसे ही हम उस सीरीज के मिडिल पार्ट पर पहुंच रहे हैं जिसमें आपको क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन ऑब्जर्व हो रहा है, वहाँ जो वेरिएबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो काफ़ी ज़्यादा है। मैंगनीज और क्रोमियम तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कितने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं। जिसका क्या मतलब है कि जब भी हम अपनी किसी भी सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड की बात करते हैं तो उसमें एक बार लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड जाते हुए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर इंक्रीज करता है वेरिएबिलिटी में और फिर वही वेरिएबिलिटी डिक्रीज होती हुई आपको ऑब्जर्व होती है। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो हम आज के लेक्चर में कंपाउंड्स के साथ इनकी स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे उसमें भी क्या आपको सेम ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर कंपाउंड्स कौन से डिस्कस करने हैं। आपके एनसीईआरटी में 2 तरीके से आपको कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, जिसमें एक कंपाउंड आपको कंसिडर करना है हेलाइड्स और दूसरा कंपाउंड कंसिडर करना है ऑक्साइड्स। हेलाइड्स और ऑक्साइड्स का क्या मतलब है कि एक बार तो आपने जो एलिमेंट M कंसिडर करा है उसके साथ कोई हेलोजन अटैच कर दिया और दूसरी बार ऑक्साइड्स की जब बात करोगे तो मेटल के साथ या कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें एक ऑक्सीजन की अटैचमेंट कर दी, उसे हम बोलेंगे ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर हेलाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन में जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है आपको वो डिस्कस करना है कि उसमें आपको स्टेबिलिटी क्या ऑब्जर्व होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेलाइड्स से। जब हम यहाँ पर हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, हेलाइड्स का मतलब है कि हेलोजन्स, और हेलोजन्स कौन से होते हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको ये ऑब्जर्वेशन शो करनी है या फिर ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है, मेनली हम 3D सीरीज की बात करेंगे क्योंकि 3D सीरीज में हम यहाँ पर सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी के डिस्कशन को आपको यहाँ एनसीईआरटी में इंक्लूड करा है। उसमें जब हम 3D सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास सीरीज है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये आपके पास सीरीज है। अब इस सीरीज के अंदर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देख रहे थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हुए एक बार वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, फिर मैंगनीज से फर्दर जिंक की तरफ मूव करते हुए उसकी वेरिएबिलिटी डिक्रीज कर रही थी। यानी कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा था। अब जब आप इस वाले सीरीज के लिए हेलाइड्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल होगा
जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब उस टेबल को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जैसे जैसे हम यहाँ पर सीरीज में आगे मूव करते हैं तो हमारे पास मैंगनीज तक वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, बट जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज +6 वो आपका क्रोमियम एलिमेंट शो कर रहा है। मैंगनीज तो आपका +4 तक ही शो कर रहा है, उसके बाद आपके पास जो वेरिएबिलिटी है वो डिक्रीज ही कर रही है। अब यहाँ पर आपको ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं जिसमें आपको टाइटेनियम के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है। अब ये जो टाइटेनियम के केस में आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व हो रही है, इसके साथ आप हेलाइड कोई भी कंसिडर कर सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों ही हेलोजेंस के साथ एक टेट्रा हेलाइड का कॉम्बिनेशन शो करता है इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +4। अगर हम इसमें आगे की तरफ मूव करते हैं विच इज वेनेडियम, वेनेडियम में जब हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वहां +5 में फ्लोरीन के साथ आपको कंपाउंड की फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि वेनेडियम फ्लोरीन के साथ एक हेलाइड फॉर्म करता है विच इज फ्लोराइड, जो कि +5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वेनेडियम फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है। ऐसे ही जब हम और आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स क्रोमियम, तो क्रोमियम भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज +6, उसमें फ्लोरीन के साथ कंबाइन होकर एक फ्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे ही आगे मूव करते हुए हमें मैंगनीज में +7 +6 की ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए थी, बट यहाँ हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है +4 की, और +4 की ऑब्जर्वेशन से हम ये देख पा रहे हैं कि +4 में भी मैंगनीज जो है वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। ऐसे ही फर्दर मूव करते हुए आयरन की ऑब्जर्वेशन में आपको ये पता लगेगा कि आयरन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों के साथ कंबाइन कर रहा है। कोबाल्ट फिर फर्दर सिर्फ फ्लोरीन के साथ अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन कर रहा है, और ऐसे ही आगे वाले एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको इस टेबल को देख के सबसे पहले दो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब यहाँ पर बार बार फ्लोरीन के साथ ही क्यों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स की फॉर्मेशन दिख रही है आपको, और दूसरा मैंगनीज ने क्यों अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 +7 शो नहीं करी। सो पहले मैंगनीज वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। मैंगनीज की जब आप बात करते हो तो हमने अभी जो हमें कंपाउंड्स की जिसमें हेलाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन हो रही है उसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ वही फैक्टर्स हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होती है, एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है उनसे, थ्योरेटिकली आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इस वजह से हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा की वजह से, उसकी ऑब्जर्वेशन की वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो मैंगनीज है ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 शो करता है जब वो सिंपल हेलाइड्स की फॉर्मेशन करता है, जैसे Mn4। अब यहाँ पर ये जो हेलाइड फॉर्म हुआ है ये हमारे पास एक सिंपल हेलाइड। सिंपल हेलाइड का क्या मतलब है कि आपके पास एक एलिमेंट है, लेट्स से M, ये एलिमेंट डायरेक्ट किसी हेलोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। जब इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसमें आपने हेलोजन के अलावा और जिस एलिमेंट के साथ उसे कंबाइन करना है उन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट कंसिडर ना कराओ, बट जब हम मैंगनीज की बात करते हैं तो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। सो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये कब ऑब्जर्व करता है, जब हमारे पास MnO3F इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। इस कंपाउंड के अंदर जो मैंगनीज है ये +7 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो आपके पास हेलाइड बना है ये सिंपल हेलाइड नहीं है, रादर ये एक कॉम्प्लेक्स हेलाइड है। कॉम्प्लेक्स हेलाइड का मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा भी एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है विच इज ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंट है कंपाउंड में, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि जब हम सिंपल हेलाइड्स की बात करते हैं उस केस में मैंगनीज हाईएस्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये तो हो गया आपके पास आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम फ्लोरीन के साथ ही क्यों कंबाइन कर रहे हैं अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, जबकि अगर हम उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑब्जर्व करेंगे तो वहां हमें हेलोजन की वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व हो रही है, बट हायर स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही कंबाइन कर रहा है, जैसे कि VF5, CrF6, CrF5, MnF5, MnF4। अब इस कॉम्बिनेशन का क्या रीजन है? जब हम इस कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता है कि एक एलिमेंट है जो फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है। अब जब इसकी फ्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ये फ्लोरीन और जो एलिमेंट है उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको ब्रेक करना ईजी नहीं है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, जिस वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या फिर बॉन्ड एंथैल्पी है वो काफ़ी हाई है, और बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। इस वजह से ये जो हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है एक स्टेबिलिटी अराइज कर रही है इसकी वजह से।
प्लस यहाँ पर जब मेटल या फिर कोई भी एलिमेंट फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट फ्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, उस टाइम पर एक लेटिस की फॉर्मेशन होती है और वो लेटिस भी खुद में काफी स्टेबल होता है क्योंकि उसके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक हाई लेटिस एनर्जी और एक हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑब्जर्व होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि इन दोनों रीजंस की वजह से जो फ्लोरीन का बॉन्ड है फॉर विद द एलिमेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इस वजह से जो फ्लोरीन हेलोजन है बाकी हेलोजन्स के कंपैरिजन में आपके मेटल्स के साथ जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने कंसीडर करे हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग शो करता है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स की फॉर्मेशन हमें ऑब्जर्व होती है। सो ये था आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब यहीं पर जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब वो हेलोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो कॉपर थोड़ा सा एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अब कॉपर क्या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, चलो अब उसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंट बिहेवियर ऑफ कॉपर में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है विच इज CuX2, जिसमें जो X है ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास हेलोजन। अब ये हेलोजन जो है आपके पास ये कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, लेकिन ये आयोडीन नहीं होगा। यानी यहाँ पर आपको CuF2 की फॉर्मेशन ऑब्जर्व हो सकती है, CuBr2 की फॉर्मेशन मिल सकती है और CuCl2 की फॉर्मेशन भी मिल जाती है। बट अगर हम वहीं पर CuI2 की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो ये फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। अब इसका क्या रीजन है, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पर जो आपने कॉपर कंसिडर करा है ये कॉपर अपनी +2 स्टेट में है और कॉपर +2 स्टेट के पास एक टेंडेंसी होती है कि वो जो एलिमेंट है आपके पास कॉपर +2 में वो I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 के अंदर, जिस वजह से जब भी हम कॉपर +2 और I नेगेटिव की कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां हमें CuI2 की जगह Cu2I2 की फॉर्मेशन मिलती है, प्लस साथ में I2 जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसका क्या मतलब है कि यहाँ I नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करवा देता है कॉपर, जिस वजह से हमें यहाँ पर जो कंपाउंड मिलना चाहिए था CuI2 उसकी फॉर्मेशन नहीं मिलती, जबकि Cu2I2 की फॉर्मेशन मिलती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि कॉपर जो है वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है जब भी वो हेलोजेंस के साथ कंबाइन करता है। उस हेलोजन के कॉम्बिनेशन में ये तीनों हेलोजेंस के साथ कंबाइन कर जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बट आयोडीन के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता और उसका रीजन ये है कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपका जो कॉपर है वो इसके साथ कंबाइन नहीं कर पाता। वहीं पर अगर हम कॉपर की दूसरी स्टेट कंसिडर करें विच इज कॉपर +1, अब कॉपर +1 भी आपने एक एक्वस स्टेट में कंसिडर करा है, कॉपर +2 भी आपने एक्वस स्टेट में कंसिडर करा है। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉपर +1 और कॉपर +2 दोनों एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट कर पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, क्या ये एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? क्या यहाँ पर हमें इन दोनों में से कोई एक हायर स्टेबिलिटी का मिल सकता है? क्योंकि जब भी हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास हायर स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो कॉपर की जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए कॉपर के एलिमेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लास्ट वाली, वो क्या है 3d10 4s1, जिसमें जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो जो कॉपर +1 की फॉर्मेशन होती है इट इज 3d10 4s0, और वहीं पर जब हम कॉपर +2 की बात करते हैं इट इज 3d9 4s0, जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमें ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व हो रही है। बट वहीं अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक्वस कंडीशन में एग्जिस्ट करवाते हैं तो कॉपर +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कि जब भी हम कॉपर +1 को एक्वस स्टेट में कंसिडर करते हैं तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है कॉपर +2 के अंदर। अब डिस्प्रपोर्शनेट होने का क्या मतलब है? यहाँ पर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है कि आपके पास एक सिंगल एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है प्लस रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे कॉपर +1 अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है और वहीं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉपर है वो एक बार इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन शो कर रहा है और यहाँ वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। तो एक ही एलिमेंट है हमारे पास जो ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है, विच मीन्स दिस इज अंडरगोइंग अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जब हमने कॉपर को +1 स्टेट में एक्वस कंडीशन में कंसिडर करा, ये डिस्प्रपोर्शनेट कर गया +2 स्टेट के एक्वस कंडीशंस में, जिससे हमें ये पता लगता है कि कॉपर +1 एग्जिस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन केस ऑफ एक्वस मीडियम। अब इसका रीजन क्या है ये देखो,
ये तो हमें पता लग गया कि डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन होती क्यों है? देखो, जब भी हम कॉपर +1 की बात करते हैं तो ये एक तो कॉपर +2 में जाता है और कॉपर में जाता है। यहाँ जाने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और यहाँ जब हम कॉपर से कॉपर +2 में जा रहे हैं तो यहाँ हमें एक आयनाइजेशन एनर्जी, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, वो सप्लाई करनी पड़ रही है। सो हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा हमें एनर्जी मिल जाए इस कॉपर +1 के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। सो पहली चीज़ तो हमें ये पता लगती है कि जो कॉपर +1 है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जिससे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। प्लस साथ में जब हम कॉपर +1 की एक्वस स्टेट कंसिडर करते हैं तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है कि ये जो हमारे पास आयन है ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ सराउंडेड है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो उस इंटरेक्शन से हमें पता लगता है कि इसकी काफी हाई हाइड्रेशन एनर्जी है। नाउ द वर्ड कम्स हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? सो जब भी आप हाइड्रेशन एनर्जी की बात करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन मीन्स वाटर। सो कुछ ना कुछ वाटर से लिंक होगा। सो यहाँ पर भी आपके पास अगर कोई एलिमेंट अपने एक्वस सोल्यूशन में है तो वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा। सो उस केस में जो वाटर के साथ इंटरैक्शन हो रही होगी उस इंटरैक्शन से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी की तरह टर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी और कुछ नहीं, आपका जो एटम है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्शन शो करता है, जिस इंटरैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से यहाँ पर दो चीजें हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही हैं, दो फॉर्म में, जो कि इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि वो इस आयनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर जाता है। और ओवरकम करने की वजह से वो कॉपर +1 जो है कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से हमारे पास जब भी हम एक्वस मीडियम कंसिडर करते हैं उसमें कॉपर +2 ज्यादा एग्जिस्ट करता है और हम इसी वजह से बोलते हैं कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ कॉपर। और इसी के साथ हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हेलाइड्स के साथ फॉर्मेशन हो रहा है, हेलाइड्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसको हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारे पास जो सेकेंड कॉम्बिनेशन था दैट वॉज ऑक्साइड्स। अब हम मूव करते हैं ऑक्साइड्स की तरफ। सो जब हम ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ऑक्साइड्स की बात करने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और इस कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ वो कंबाइन होता है, वो हमें इसके अंडर स्टडी करना है। सो आपको स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल होगी जो एनसीईआरटी में गिवन है। वो आपके पास 3D एलिमेंट्स की सारी के सारे ऑक्साइड्स गिवन है। अब उन ऑक्साइड्स के अंदर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से आगे मैंगनीज की तरफ मूव कर रहे हैं तो जैसे हमारा ग्रुप नंबर इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉम्बिनेशन भी इंक्रीज हो रहा है। कि जब हम स्कैंडियम जो कि ग्रुप 3 में है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो +3 स्टेट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ऐसे ही जब हम ग्रुप 4 में वेनेडियम को टाइटेनियम को ऑब्जर्व करें तो उसमें वो +4 स्टेट में कंबाइन हो रहा है। सिमिलरली ऑन मूविंग टुवर्ड्स द ग्रुप 5 वहां वेनेडियम है, वेनेडियम +5 स्टेट में कंबाइन हो रहा है। ऐसे ही क्रोमियम +6 में और मैंगनीज +7 में कंबाइन हो रहा है। सो जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ट्रेंड देखा था इन ऑक्सीडेशन स्टेट टेबल, जिसमें हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक तो वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, फिर फर्दर मैंगनीज से जिंक तक वेरिएबिलिटी डिक्रीज कर रही थी। और उस इंक्रीज इन डिक्रीज इन वेरिएबिलिटी का जो हमें ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा था, सिमिलर ट्रेंड हमें यहाँ पर ऑक्साइड्स में ऑब्जर्व हो रहा है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्कैंडियम और जिंक जो है वो वेरिएबिलिटी शो नहीं कर रहे थे तो उनकी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्बिनेशंस हैं। वहीं जितनी वेरिएबिलिटी आपको मिल रही थी एलिमेंट्स के अंदर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में, उतनी वेरिएबिलिटी में यहाँ पर ऑक्साइड्स के साथ फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्साइड्स के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है। अब जैसे जैसे आप टेबल के अंदर आगे मूव करते जा रहे हो तो आपको मैंगनीज तक तो सब क्लियर हो रहा होगा कि ठीक है मैम, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। मैंगनीज +7 तक एग्जिस्ट करता था तो +7 में Mn2O7 हमें ऑब्जर्व हो रहा है। बट जैसे ही हम मैंगनीज से आयरन की तरफ मूव करते हैं तो आयरन की तरफ मूव करते ही आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल रही होगी कि आयरन तो +4 +6 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर जब हम आयरन के ऑक्साइड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो वहाँ पर हमें Fe2O3 ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑब्जर्व हो रहा है, जिसमें आयरन जो है वो +3 स्टेट में है। अब यहाँ पर हमें आयरन के और हायर ऑक्साइड्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि देखो, जब हम आयरन के हायर ऑक्साइड्स को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है विच इज फेरेट्स, जिसका फॉर्मूला है FeO4 2 नेगेटिव, जिसमें आयरन जो है ये +6 स्टेट में है।
बट ये जो हमारे पास फेरेट्स हैं ये स्टेबल नहीं होते। जैसे ही इन्हें अल्कलाइन मीडियम मिलता है, अल्कलाइन मीडियम मिलते ही ये डीकम्पोज कर जाते हैं Fe2O3 प्लस O2 के अंदर, जिसमें ये फिर से जो आयरन है वो +3 में चला जाता है। जिसका क्या मतलब है कि +6 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स हमें मिल तो रहे हैं बट उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से ये डीकम्पोज कर जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में यही ऑब्जर्व होते हैं। अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ ऑक्साइड्स ही नहीं आपको मिलते, ऑक्सोकेटाइंस भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ऑक्सोकेटाइंस। ऑक्सोकेटाइंस की जब हम बात करते हैं, ऑक्सोकेटाइंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन होने के बाद एलिमेंट और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कंपाउंड के ऊपर। जैसे वेनेडियम और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से +1 की जनरेशन हो रही है, यहाँ पर +2 चार्ज बन रहा है। सो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कंपाउंड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सोकेटाइंस। जिसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ये भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंबाइन होते हैं। जैसे यहाँ VO2 पॉजिटिव में वेनेडियम +5 स्टेट में है, VO2 +2 के अंदर आपके पास वेनेडियम +4 स्टेट में है, ऐसी यहाँ टाइटेनियम आपके पास +4 स्टेट में है। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में सिर्फ ऑक्साइड्स के साथ ही कंबाइन नहीं करते, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते, ये ऑक्सोकेटाइंस की भी फॉर्मेशन करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा ऑक्साइड्स के साथ इनका डिस्कशन, एलिमेंट्स के फॉर्मेशन का, उनके कंपाउंड के एग्जिस्टेंस का। लेकिन जब हम हेलाइड्स और ऑक्साइड्स दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? हमने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके दो तरीके के कंपाउंड्स बनाए, हेलाइड्स एंड ऑक्साइड्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन हेलाइड्स और ऑक्साइड्स में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सो जब हम यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। अब इसका रीज़न क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगनीज एलिमेंट के हेलाइड्स और ऑक्साइड्स को कंसिडर करते हैं, मैंगनीज MnF4 जो है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलता है और Mn2O7 ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, जिसमें ये +4 में होता है और ये +7 में होता है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़्यादा स्टेबल होती है, तो पहला रीज़न तो यही आ गया। दूसरा रीज़न क्या है कि बेशक यहाँ पर मैंगनीज फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, बट जब मैंगनीज और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की, और ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी है ये हमारे पास इसको एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें Mn2O7 में MnOMn के ऐसे कुछ ब्रिज बॉन्ड्स ऑब्जर्व होते हैं, जिससे आप ये बता सकते हो कि ऑक्सीजन की मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से जो ऑक्साइड्स हैं फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू देयर हेलाइड्स। So this was all about the trends in stability of higher oxidation states in case of transition elements, जिसमें हमने दो तरीके के कंपाउंड्स डिस्कस करे, हेलाइड्स और ऑक्साइड्स। हेलाइड्स और ऑक्साइड्स की सेपरेट डिस्कशन के बाद जिसमें हमें अलग अलग ट्रेंड मिले, जहां हेलाइड्स में हमें क्रोमियम तक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा था, वहीं जब हम ऑक्साइड्स कंसिडर कर रहे हैं तो हमें मैंगनीज तक इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व हो रहा था। और जब हम फर्दर हेलाइड्स और ऑक्साइड्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो हमें इस कंपैरिजन से ये कंक्लूजन मिलता है कि ऑक्साइड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हेलाइड्स, जिसका रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एनसीईआरटी में इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक एग्जाम्पल गिवन है, सो लेट्स डिस्कस कि उस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 4.5 में क्या पूछा हुआ है? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज दिस। आपको यहाँ पर एक सीरीज गिवन है जिसमें वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज की ऑक्साइड्स गिवन है। इस सीरीज में आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर आपको इसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो हो रहा है और फिर इसका देन सबसे कम इसका ऑब्जर्व हो रहा है। आपको यही ट्रेंड एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको ट्रेंड क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का इस तरीके से बिहेवियर ऑब्जर्व हो रहा है, जिस बिहेवियर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करने का हमारा रीज़न क्या है? देखो, जब भी हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये खुद क्या होगा? रिड्यूस। और खुद रिड्यूस होने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। सो जब भी हम कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर सबसे पहले इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पर इन तीनों ही केसेस में इन तीनों एलिमेंट्स की पता होनी चाहिए, और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको निकालना। वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग के केस में आपको ऑलरेडी क्लास 11th में बताया हुआ है, बट फिर भी हम यहाँ पर उसको एक बार निकालना सीख लेते हैं। जैसे VO2+ है, यहाँ पर आपके पास आपको वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। सो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं X,
ऑक्सीजन का हमें पता है कि चार्ज -2 होता है, सो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 इंटू -2। आपके पास ऑक्सीजन टोटल 2 है, जिस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और ओवरऑल आपके पास +1 चार्ज आ रहा है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। सो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, x - 4 इज इक्वल्स टू +1, सो x इज इक्वल्स टू +5, विच मीन्स यहाँ पर वेनेडियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है आपके पास, +5। अब जैसे आपने यहाँ वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी है, सिमिलरली आप क्रोमियम और मैंगनीज की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। सो क्रोमियम के केस में आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है और मैंगनीज के केस में आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। सो तीनों ही हमें पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये खुद रिड्यूस होंगे। सो रिड्यूस होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। अब यहाँ पर देखो, आप ऑब्जर्व करोगे कि वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज तीनों एलिमेंट्स अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होने का क्या मतलब है कि अब इससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकते हैं, तो इनके पास एक ही चांस है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का, एक ही ऑप्शन बचता है इनके पास। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो इसका मतलब है ये रिडक्शन शो कर रहे हैं। सो एक तो आपके पास ये पॉइंट आ गया कि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन ही पॉसिबल है। तो रिडक्शन की तो एक्सप्लेनेशन मिल गई, बट अभी भी हमारी एक्सप्लेनेशन एक बची है कि रिडक्शन में भी ये सबसे अच्छी रिडक्शन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अगर ये सबसे अच्छी रिडक्शन शो करेगा तभी तो ये सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा। सो जब हम यहाँ पर इन तीनों ही एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है कि इसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा है और इसने सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा है। सो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद एक्सेप्ट करना ईजी हो जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए उन इलेक्ट्रॉन्स को अब हमें उसके अंदर ऐड करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन, एक तो न्यूट्रल एटम है, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है, पॉजिटिव ज्यादा टेंडेंसी रखेगा ना इलेक्ट्रॉन को लेने की, क्योंकि वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो इन तीनों ही केसेस में हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑब्जर्व हो रही है। सो क्या कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं तो इस वजह से सबसे ज्यादा गेन करेगा। प्लस अगर हम यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ डील करें तो हमें यहाँ क्या डीलिंग मिलती है कि जैसे जैसे हम इसके इलेक्ट्रॉन एक कन्फिग्रेशन को देखते हैं, उसमें रिडक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, रिडक्शन से हम इनकी स्टेबल स्टेट तक पहुंचेंगे। स्टेबल स्टेट का मतलब है कि जब हम मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज अपनी +2 स्टेबल स्टेट में जाएगा, क्रोमियम अपनी +3 स्टेट में जाएगा और वहीं वेनेडियम अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। क्योंकि जब हम इनकी इस ऑक्सीडेशन स्टेट पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्जर्व करते हैं तो मैंगनीज के केस में आपको ऑब्जर्व होती है 3d5 स्टेट, क्रोमियम के केस में आपको ऑब्जर्व होती है 3d3 स्टेट और वेनेडियम के केस में आपको ऑब्जर्व होती है 3d3 स्टेट। यानी तीनों ही केसेस में आपको एक स्टेबल कन्फिग्रेशन कब अचीव होती है, जब वो अपनी +2 +3 +2 स्टेट के अंदर जाते हैं अपनी इस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से। सो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे कि मैंगनीज जो है वो +7 से +2 स्टेट में जा रहा है, यानी यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस का मतलब है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन शो करी है। और अगर वो सबसे अच्छे से रिडक्शन शो करे तो इसी वजह से वो सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करेगा। और यही रीजन है कि हमें यहाँ पर MnO4 नेगेटिव में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑब्जर्व होता है। और इसके बाद फिर हमारे पास क्रोमियम में इससे कम ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है और वेनेडियम ऑक्साइड के अंदर तो उससे भी कम हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर हमें शो होता है। सो बस यही आपको अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना है। सो दिस वाज योर एग्जांपल 4.5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर प्रॉपर्टी विच इज केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज। यानी कि अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं। सो केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज को स्टडी करने के लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ रिएक्टिविटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स किस पर डिपेंड करता है, तो जब हम इसकी डिपेंडेंसी को देखते हैं तो इसकी डिपेंडेंसी होती है मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है। सो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी तो आपको पता लग गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी मेटल्स की होती है और अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी है विच मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करने का मतलब है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनका रिड्यूसिंग नेचर भी अच्छा होगा और प्लस इनके पास एक नेगेटिव वैल्यू होगी E0 की। E0 क्या है हमारे पास यहाँ पर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आप बोलो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी ज्यादा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, उतना ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होगा, जिससे आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज मिलेगा। अब यहाँ जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 है, अगर वो हमें ज्यादा मिलेगी विच मीन्स मोर नेगेटिव वैल्यू,
मोर नेगेटिव वैल्यू। मोर नेगेटिव वैल्यू का मतलब है, जैसे अगर मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूँ -10 वोल्ट्स और -5 वोल्ट्स, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं क्वांटिटेटिवली कंपेयर करूँ तो -10 जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी या फिर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बोलेंगे ज़्यादा है, इसका E0 ज़्यादा है। सो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी और इसका रिड्यूसिंग नेचर भी ज़्यादा मिलेगा। सो यही हमें इसके बेसिस पर ही इस प्रॉपर्टी को, केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यू को डिस्कस करना है, जिसमें हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से E0 की वैल्यूज के बेसिस पर हम डिसाइड करके बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। जैसे हमने डिस्कस करा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी उनकी E0 वैल्यूज पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर हमारी 3D सीरीज की E0 वैल्यूज को कंसिडर करा है, जो आपको एक बार तो मेटल 2 पॉजिटिव स्टेट की E0 वैल्यूज आपको गिवन है और एक 3 पॉजिटिव स्टेट के लिए E0 वैल्यूज गिवन है। तो जब आप इन E0 वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हो तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी रिएक्टिविटी के लिए, कि जो रिएक्टिविटी है वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी होगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि वो इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और अगर इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब आपको यहाँ पर जब आप ये सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस सीरीज में जब हम मेटल 2 पॉजिटिव स्टेट को कंसिडर कर रहे हैं तो ऑन मूविंग फ्रॉम टाइटेनियम टूवर्ड्स द जिंक, यानी लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलनी चाहिए कि हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज करे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो E0 वैल्यू है उसका जो जनरल ट्रेंड हम सोचते हैं कि वो डिक्रीज करना चाहिए, बट वो हमें यहाँ पर एक्चुअल में ऑब्जर्व नहीं होता। इसमें थोड़ी इरेगुलरिटीज मिलती हैं और उन इरेगुलरिटीज का रीजन हम ऑलरेडी ट्रेंड्स इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेट्स से यहाँ क्रोमियम है जो कि एक डिफरेंट हमें E0 वैल्यू शो कर रहा है, फिर कॉपर एक पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, निकेल और जिंक के अंदर हमें थोड़ी डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मैंगनीज में एक हायर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, इन सब का रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे ये E0 वैल्यूज़ डिसाइड होती हैं उसके लिए हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले पार्ट के अंदर। हमें बस यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। तो उसको यूज़ आप कैसे करोगे, आप ये बताओगे कि जिसमें आपको हायर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जिन एलिमेंट्स की, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स, और जो पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे वो उनके अंदर रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो नेगेटिव वैल्यू वाले होंगे उनमें रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के साथ साथ रिड्यूसिंग बिहेवियर भी उनका काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेंगे, यानी खुद ऑक्सीडाइज होंगे। अब ऐसे ही अगर हम ये 3 पॉजिटिव वाली स्टेट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 वैल्यूज़ में एक पॉजिटिव वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है। अब इस पॉजिटिव वैल्यू की ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, और प्लस आप ये बोलोगे रिएक्टिविटी +3 स्टेट में जाने के लिए, प्लस आप ये बोलोगे कि पॉजिटिव होने की वजह से ये रिडक्शन रिएक्शंस शो करेंगे, और रिडक्शन रिएक्शन शो करने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, विच मीन्स मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट इन +3 स्टेट्स एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ पर जब आप इनकी एलिमेंट्स की सीरीज को ऑब्जर्व करोगे, रिएक्टिविटी सीरीज को, तो आपको इस टाइप की ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी जिस ऑब्जर्वेशन में हमने ये E0 वैल्यू M2 पॉजिटिव वाली कंसिडर करी है। अब इसमें आप देखोगे कि हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास टाइटेनियम का है, तो टाइटेनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, फिर वेनेडियम आता है, फिर मैंगनीज, उसके बाद हमारे पास क्रोमियम है, ऐसे ही फिर जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ये हमारे पास जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में इस नेगेटिव सीरीज का क्या मतलब है, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि ये एसिड के साथ जब भी रिएक्शन शो करेंगे, ये एलिमेंट्स जो हायर रिएक्टिविटी शो कर रहे हैं, जिनके पास एक नेगेटिव वैल्यू है E0 की, ये जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, लेट्स से आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जब आप इसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ये कोई भी आपने एसिड कंसिडर करा है जिस एसिड के पास H पॉजिटिव आयन है, तो इसकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने की, क्योंकि ये क्या कर पाता है, इस H पॉजिटिव को क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन करवा कर H2 में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स जिनके पास नेगेटिव वैल्यू है E0 की, ये खुद बहुत अच्छी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं, काफ़ी अच्छी रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड्स के साथ रिएक्शन जब भी शो करेंगे तो उसमें H पॉजिटिव को ये रिड्यूस कर देंगे और हाइड्रोजन गैस का एमिशन होगा।
और मेटल 3 पॉजिटिव वाली स्टेट में हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि जब भी हम इन तीनों एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे जिनकी पॉजिटिव वैल्यू है वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन देयर +3 स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो ई नॉट वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, जिसका मतलब है कि ये काफी अच्छी रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज का रिलेशन। अब इसी रिलेशन के ऊपर आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, सो लेट्स डिस्कस उन एग्जाम्पल्स में क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 4.6 में क्या पूछा हुआ है, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स द ई नॉट वैल्यूज आर दिस। आपके पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स गिवन है जो 3D सीरीज से बिलोंग करते हैं और उनके ई नॉट वैल्यूज गिवन है, और ये जो ई नॉट वैल्यूज हैं ये +2 स्टेट वाली गिवन है। आपको क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द अबव वैल्यूज। यहाँ पर आपको वही इरेगुलरिटी एक्सप्लेन करनी है कि हमें यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये प्रॉपर इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में क्यों ऑब्जर्व नहीं हो रही, एक इरेगुलर ऑर्डर में क्यों ऑब्जर्व होती है। तो उसका रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जब भी हम ई नॉट वैल्यूज को डिसाइड करते हैं तो अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर आपके पास सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो फैक्टर है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, क्योंकि जब भी हम उसको ई नॉट वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेटल से मेटल +2 स्टेट जब फॉर्म होता है, +3 स्टेट जब फॉर्म होता है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। यानी जितनी ज़्यादा अच्छी ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो होगी वो उतना ही अच्छा आपको ई नॉट वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ पर आपको वही एक्सप्लेन करना है। सो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, द ई नॉट वैल्यूज आर नॉट रेगुलर विच कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की इरेगुलर वेरिएशन की वजह से हम बोलते हैं कि जो ये ई नॉट वैल्यूज हैं ये भी रेगुलर नहीं होती हैं। और आयनाइजेशन एंथैल्पी में इरेगुलरिटी किस वजह से, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, प्लस साथ में एक सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन। तो जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है ये भी आपके पास इन एलिमेंट्स के लिए काफ़ी कम है फॉर मैंगनीज एंड वेनेडियम, जिसकी वजह से इनमें इरेगुलरिटी ऑब्जर्व होती है फॉर ई नॉट वैल्यूज। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 4.6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 4.7। एग्जाम्पल 4.7 में क्या पूछा हुआ है, वाई इज द ई नॉट वैल्यू फॉर मैंगनीज +3 to +2 कपल मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम +3 to कॉपर क्रोमियम +4 और आयरन +3 to आयरन +2 एक्सप्लेन। यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि जब आप यहाँ पर ई नॉट वैल्यू फॉर मेटल +3 to +2 वाली ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हो तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि मैंगनीज की वैल्यू काफ़ी हाई पॉजिटिव में शो होती है। वैसे तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट इन तीनों की पॉजिटिव में मिलती है, बट अगर हम मैंगनीज को आयरन के साथ कंपेयर करें या क्रोमियम के साथ कंपेयर करें, आयरन में तो पॉजिटिव वैल्यू है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिल रही है, और क्रोमियम में एक नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और मैंगनीज में पॉजिटिव। अब इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर इतनी हायर पॉजिटिव वैल्यू हमें क्यों मिल रही है। सो अगेन द सेम रीज़न, इसमें जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो मैंगनीज +2 स्टेट और +3 स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, +2 स्टेट में मैंगनीज जो है आपको वो 3d5 4s0 कन्फिग्रेशन ऑब्जर्व करता है, और जब हम इसको +3 में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उस केस में हमें 3d5 में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, जिसको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि वो अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव कर चुका है। बल्कि जब हम क्रोमियम और आयरन की बात करते हैं इसमें ऐसा हमें ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती। तो यही रीज़न आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जिसकी वजह से हमें इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है कि ये ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता फर्दर। सो आप इसको आंसर कैसे करोगे, दिस इज बिकॉज द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर मैंगनीज इज वेरी हाई। जब हम यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं जिसमें +2 से +3 का कन्वर्जन होता है, वो हमारे पास काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो ई नॉट की वैल्यू है ये पॉजिटिव आती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो चेंज है वो D5 से D4 में जा रहा है, जिसमें वो एक स्टेबल से अनस्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। एंड फॉर दिस रीजन हमें यहाँ पर मैंगनीज के केस में एक हायर पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन होती है, जबकि क्रोमियम और आयरन के केस में ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती। सो दिस वॉज योर एग्जाम्पल 4.7। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द अनदर प्रॉपर्टी विच इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आपने कोई एलिमेंट कंसिडर करा है, उस एलिमेंट के पास में अगर आप कोई मैग्नेट लेकर आ रहे हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लेकर आते हो, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड जब भी उस सब्सटेंस के ऊपर अप्लाई करी जाती है तो वो किस टाइप का बिहेवियर शो करता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर्स ऑब्जर्व होते हैं। So, when magnetic field is applied to a substance, it shows following type of magnetic behavior: diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism.
यूजुअली आपको डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ही ऑब्जर्व होते हैं, फेरोमैग्नेटिक तो आपका हायर लेवल पर थोड़ी ऑब्जर्वेशन मिलती है। सो ये तो प्रॉपर्टीज हैं कि डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी और फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है। जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, इट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। अब हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इनको हम एक कंपैरिजन फॉर्म में समझेंगे ताकि हमारे पास इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी क्लियर हो जाए। सो जब हम यहाँ पर डायमैग्नेटिक की बात करते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास कोई भी होगा, अगर आप उसके पास कोई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लेकर आओगे, यानी कोई फील्ड लेकर आओगे मैग्नेटिक फील्ड, उसे अप्लाई करोगे उस सब्सटेंस के ऊपर, तो वो उससे रिपेल करेगा। सब्सटेंस रिपेल्ड बाय द अप्लाइड फील्ड। यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड लेकर आओगे किसी सब्सटेंस के पास जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता होगा, वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल करेगा। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप दोनों नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट्स को एक पास में लेके आते हो तो वो रिपेल करते हैं, तो वो रिपल्शन आप समझ सकते हो कि ऐसी रिपल्शन मिलती है। वो आपका एग्जाम्पल नहीं है डायमैग्नेटिक के लिए, आप बस ये ध्यान रखना कि रिपल्शन इस तरीके से होता है। फिर वहीं अगर हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे, सो पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, जब भी आप कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पास लेकर आते हो वो सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है, सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड। सो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या होगा, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। और वहीं जब हम फेरोमैग्नेटिक की बात करते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके पास आती है, सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड फील्ड। जिसका क्या मतलब है कि फेरोमैग्नेटिज्म एक पैरामैग्नेटिक का ही एक्सट्रीम केस है, जिसमें आपके पास पैरामैग्नेटिज्म काफी ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है किसी एलिमेंट के अंदर, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक से हटा के फेरोमैग्नेटिक के बिहेवियर में क्लासिफाई कर देते हैं। अब इसके अंदर और आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, ये तो होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल डाटा, लेकिन थ्योरेटिकली आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, सो वो डिसीजन लेंगे हमारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम डायमैग्नेटिक एलिमेंट की बात करेंगे तो उसमें हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट पैरामैग्नेटिक में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म का ही एक एक्सट्रीम इफेक्ट है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काफी ज्यादा नंबर में होंगे, सो लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे और यहाँ बहुत ज्यादा मिलेंगे। जिसका क्या मतलब है कि अगर आपको थ्योरेटिकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो आप वहां पर सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करोगे। अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप उसको डायमैग्नेटिक की तरह क्लासीफाई करोगे, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे आप पैरामैग्नेटिक की तरह क्लासीफाई करोगे। अब हम ये तो बोल रहे हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो किस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। सो वो इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या करता है कि हमें उसी के बेसिस पर मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी होती है। सो हम इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। सो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अभी मैंने यहाँ पर एक सिंगल शेल कंसिडर करा है, इसके अंदर और भी शेल्स है, मैंने वो ड्रॉ नहीं करे, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि थोड़ी क्लियरली आपको ऑब्जर्वेशन मिले। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 टाइप की मोशंस आपको दिखती है। कैसी मोशंस दिखती हैं, 2 टाइप की मोशंस दिखती हैं। 2 टाइप की मोशन का मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट टाइप के मूवमेंट ऑब्जर्व होती है इलेक्ट्रॉन की। कैसी मूवमेंट मिलती है, एक तो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर इस तरीके से रोटेट करता रहता है, एक ये रोटेशन मिलती है। दूसरी रोटेशन मिलती है कि आप यहाँ पर इस तरीके से इस ऑर्बिट में भी गोल गोल घूम रहे हो। सो इसके अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि इलेक्ट्रॉन एक तो खुद भी घूम रहा है और ऑर्बिट में भी घूम रहा है, तो ऐसे 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 आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मिलती है। सो ये 2 टाइप के जब ये मोशन शो करता है, उसकी वजह से हमें 2 टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑब्जर्व होते हैं, जिसमें एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे घूमता है उसे हम बोलते हैं स्पिनिंग। तो इस वजह से इसके साथ जो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड है उसे हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और वहीं जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ऑर्बिट में घूम रहा है, ये ऑर्बिट है ना इसका, तो ऑर्बिट में घूमने वाले जो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सो जब हम यहाँ पर 3D एलिमेंट्स की बात करते हैं, 3D सीरीज की बात करते हैं, तो उन 3D सीरीज के अंदर आप क्या करोगे, 3D सीरीज में जब आप ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिकली, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि वहां पर आपका जो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है सिर्फ यही पार्टिसिपेट आपको करता दिखता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की ऑब्जर्वेशन इतनी नहीं मिलती। जिसमें आपको क्या फाइनल रिजल्ट मिलता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये क्वेंच हो जाता है। अब क्वेंच होने का क्या मतलब है कि इसकी आपको जो वैल्यू है वो इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट होती हुई नहीं मिलती फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर आप 3D एलिमेंट के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करोगे तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट को बोलेंगे हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करता है। ऑर्बिटल के मोशन के पार्टिसिपेशन को हम कंसिडर नहीं करते, वो जो ऑर्बिटल का मोशन है वो क्वेंच हो जाता है। और ये हमें ऑब्जर्वेशन कैसे मिली,
प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हमने इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करा है। अब इसको आप और कैसे सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व कर पाओगे, देखो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगी। उस टेबल में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमें यहाँ पर जब हम 3D सीरीज को कंसिडर करें तो उनके आयंस की मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन है, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट हम आयंस के लिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे है। वैसे आप जिनमें नॉर्मल एलिमेंट अगर आपने कंसिडर करा है जिसमें आयंस नहीं है उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो अगर उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स को, तो एक कैलकुलेटेड दिख रहा है आपको और एक ऑब्जर्व। कैलकुलेटेड आपने कैसे कैलकुलेट करा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कंसिडर करके, और ऑब्जर्व्ड हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा है। सो जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व के बीच में जो डिफरेंस है डाटा के बीच में, वो इतना हाई डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो कि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में आपको नियरली सिमिलर ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, जिससे आप ये बोल सकते हो कि आपके पास जो ऑर्बिट के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर पार्टिसिपेशन है फॉर 3D एलिमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन की वजह से मिल रहा है। क्योंकि इसको जब हमने फर्दर थ्योरेटिकली फाइंड आउट करा तो उसमें हमारे पास सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशंस आई, यानी स्पिन जो हमारे पास है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, उसी की कैलकुलेशंस आई। अब आप बोल रहे होगे कि मैम आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। बिल्कुल करेक्ट, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, जिसमें आपके पास म्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। यानी यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे मैग्नेटिक मूवमेंट को, उसे आप बोलोगे बोर मैग्नेटॉन। अब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें इंक्लूड कैसे करोगे, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट से आपको मैंगनीज +2 स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। सो जब हम मैग्नेटिक Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इट इज 3d5 4s0, और इस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इसको D ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हैं, जो D एलिमेंट है उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें हमें D के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो D सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स आते हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या है 5। अब यहाँ पर जब आप इस फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू 5 यूज करोगे तो आपकी कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5+2, जिसको फर्दर सॉल्व करने से वैल्यू आ रही है अंडर रूट 35, विच ऑन सॉल्विंग फर्दर इट इज 5.916 बोर मैग्नेटॉन। अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू है आपकी Mn+2 के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है 5। अब वहीं पर अगर यहाँ हमारे पास D6 कॉन्फ़िगरेशन होती तो D6 के स्टेट में आपके पास यहाँ और इलेक्ट्रॉन आ जाता, जिसकी वजह से ये पेयर हो जाता। अब अनपेयर्ड सिर्फ आपके पास 4 रह जाते, तो जिसका मतलब है कि अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं आप, 4 कंसिडर करते हैं, बट हम यहाँ पर 3d5 कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सो इन कैलकुलेशंस को करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर रहे हो। उस कॉन्फ़िगरेशन से अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं लग पा रहा कि D6 D7 कॉन्फ़िगरेशन में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक बार उसको ड्रॉ करके देख लेना, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है, एक बार हल्का सा 5-6 सेकेंड्स का टाइम लगेगा और फटाफट आप इजीली अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर पाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर, जिसमें आपको बस एक बात और ध्यान रखनी है कि 3D सीरीज को हमने कंसिडर करा है, उसके अंदर स्पिन ऑनली एंगुलर मोमेंटम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के टाइम पर उसकी क्वेंचिंग हो जाती है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जब हम फर्दर 4D और 5D सीरीज की बात करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलती है, जो अभी आपके लेवल पर एक्सप्लेन नहीं करी हुई, आपको सिर्फ अभी 3D सीरीज के साथ ऑब्जर्वेशन शो करनी है, क्योंकि वही आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अब एनसीईआरटी में मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर ही एक एग्जाम्पल गिवन है। सो लेट्स डिस्कस उस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 4.8 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सोल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना है एक डाइवेलेंट आयन का, जिसका आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 25। एटॉमिक नंबर 25 का क्या मतलब है कि आपके पास एक एलिमेंट है लेट्स से X, जिसकी +2 स्टेट आपको गिवन है, बट इसका एटॉमिक नंबर 25 है। तो सबसे पहले हम X के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, विच इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब जैसे ही आप इसके अंदर +2 स्टेट की बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और वो हमें पता है कि 4s ऑर्बिटल में से रिमूव होते हैं। तो जैसे ही आप इसकी +2 स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वो आपको कुछ इस टाइप से ऑब्जर्व हो रही है, विच इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5, जिसमें अब अगेन आपके पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आप जब यहाँ पर अपना D सबशेल ड्रॉ करोगे, उस D सबशेल के अंदर फर्दर 5 ऑर्बिटल्स आते हैं,
तो 1 2 3 4 5 ये आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसमें n की वैल्यू क्या आ रही है 5, क्योंकि पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग ऑर्बिट में है, अब वो इनकी पोजीशन है, जिस वजह से इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 5। अब ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आपको अपने फॉर्मूला में यूज करना है, और फॉर्मूला क्या है आपके पास, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n+2, जिस फॉर्मूला के अंदर आप n की वैल्यू 5 पुट करोगे और फर्दर इसको सॉल्व कर लोगे। सो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 5+2 का अंडर रूट, जिसकी वैल्यू अंडर रूट 35 है। फर्दर सॉल्व करने से इसके पास हमारी वैल्यू मिल रही है 5.916 बोर मैग्नेटॉन। सो ये है आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द डाइवेलेंट आयन फॉर एटॉमिक नंबर 25। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको पॉइंट्स तक सॉल्व करो, आप इसको अंडर रूट में भी छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स ऐसे डिडक्ट नहीं होंगे। अगर वहां पर कुछ मार्क्स की क्वालिफिकेशन है फॉर पॉइंट्स तो हाफ नंबर का ही जो आपका डिफरेंस आएगा। अगर ये कैलकुलेशंस करने में आपको टाइम कंज्यूम हो रहा है तो आप यहीं तक इसको छोड़ सकते हो। So this was your example 4.8 and with this your today's lecture is completed, जिसमें हमने पहले क्या कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्कस करा। सबसे पहले हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा कि कौन से स्टेबल है कौन से अनस्टेबल है, किस में वो फॉर्म करते हैं किस स्टेट में फॉर्म नहीं करते। फिर हमने केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस करा, जिसका रिलेशन हमने E0 वैल्यूज के साथ किया था, और लास्ट में हमने उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी फर्दर जो प्रॉपर्टीज है उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।